हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। ओके, तो आज हम लोग दिगंत भाग 1 क्लास 11th NCERT बुक से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कविता की परख, जिनके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, का संपूर्ण पाठ का हल भी देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं इस वीडियो में, फिर इसके आगे पाठ का हल देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। रामचंद्र शुक्ल द्वारा कविता की परख लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1884 ईस्वी को, आश्विन पूर्णिमा, संवत 1941 को। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ तथा किस स्थान पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी को 1941 ईस्वी, काशी में हुआ था। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ हुआ तथा किस जिला में और किस राज्य में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अगोना में, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 4 है यहाँ पे, रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा पंडित चंद्रबली शुक्ल। इसकी माता का नाम नहीं दिया हुआ है। 5 है यहाँ पे, रामचंद्र जी की स्कूली शिक्षा कहाँ हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल से। यहाँ पे 6 है, रामचंद्र शुक्ल जी की वृत्ति कहने का अभिप्राय है पेशा क्या है? तो उत्तर हो जाएगा उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से कार्य किए और कार्य करके धनार्जन किए और अपने परिवार का पालन पोषण किए। तो देखिए, 1904 में लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर रहे। 1908 में काशी नागरी प्राचारिणी सभा की परियोजना किए। फिर हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादन किए और धनार्जन के लिए यानी कि धन कमाने के लिए अनुवाद किए आदि। अब देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका का संपादन 1921 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन किए और 1937 में हिंदी विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, प्रमुख कृतियाँ रामचंद्र शुक्ल जी की कौन कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा मधुस्रोत, जो कि एक कविता संग्रह है। गोस्वामी तुलसीदास जायसी, ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार, रस मीमांसा, सम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, त्रिवेणी, जो कि सम कृष्णानंद द्वारा लिखा गया है। फिर है पाठालोचन और आलोचन, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि साहित्य का इतिहास है। फिर आगे है राधा कृष्णन दास की जीवनी, जो कि एक जीवनी है। फिर है यहाँ पे चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, सम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा, चिंतामणि भाग 3 डॉक्टर नामवर सिंह, सभी निबंध है जो भी यहाँ से बताए हैं। फिर देखिए, विश्व प्रपंच, ये लंबी भूमिका के साथ अनुवाद है। कल्पना का आनंद, शशांक बुद्ध चरित, सभी अनुवाद है। अन्य कई अनुवाद लेख, टिप्पणियाँ, विविध विषयक निबंध, प्रबंध, पत्र पत्रिकाओं में कवि रामचंद्र शुक्ल बिखरे या उभरे। अब देखिए, यहाँ पे 8 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार और लेखक थे। 9 है यहाँ पे, दर्शन, मनोविज्ञान, इतिहास और समाज शास्त्र का अपनी कल्पनाशील अंतर्दृष्टि में समाहार और विनियोग करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने भाषा साहित्य की संपूर्ण परंपरा को
युगानुरूप नई अर्थवत्ता से उद्भासित कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 10 है। आचार्य शुक्ल की भाषा और विवेचन शैली गंभीर और प्रौढ़ है, किंतु उतनी ही ठेठ, सरल और बोधगम्य भी है। अब यहाँ पे 11 आ गया है। कविता की परख भी आई है। कविता की परख चिंतामणि भाग 3 से लिया गया है, जिसे प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने 1983 में संपादित किया था। फिर से देख लेते हैं। कविता की परख चिंतामणि भाग 3 से लिया गया है, जिसे प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने 1983 में संपादित किया था। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 क्या है। कविता की परख मूलतः हाई स्कूल के छात्रों के लिए लिखा गया क्या है, तो निबंध है, जो पहली बार आचार्य शुक्ल द्वारा स्कूल के छात्रों के लिए संपादित पुस्तक हिंदी गद्य चंद्रिका में 1938 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता वह साधना है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। अब यहाँ पे 14 है। कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख, आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव करने में अभ्यस्त होते हैं, जिससे हृदय की स्तब्धता हटती है और मनुष्यता आती है। 15 है यहाँ पे। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त और कुत्सित वस्तुओं से विरक्त कराती है। ठीक है। अब यहाँ पे 16 है। सोहत श्याम जलद मृदु धोरत धातु रंग मगे श्रृंगनी, यह किस पाठ से लिया गया है? इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उत्तर हो जाएगा कविता की परख से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है। जो जोन तेऊ मन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहू, यह वाक्य किस लेखक के द्वारा बताया गया है? तो उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके पाठ के प्रश्न उत्तर के पास। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल कविता की परख अभ्यास पाठ के साथ का क्वेश्चन आंसर है। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, कविता के क्या उद्देश्य है? उत्तर हो जाएगा लेखक के अनुसार कविता का उद्देश्य पाठक के हृदय को प्रभावित करना होता है। इससे उसके भीतर दया, प्रेम, करुणा, आनंद, आश्चर्य आदि मानवीय भावों का संचार होता है। जिस रचना में प्रभावोत्पादकता कहने का अभिप्राय है प्रभाव उत्पादकता न हो, वह और चाहे कुछ भी हो कविता नहीं हो सकती। कहने का अभिप्राय जिस कविता में दया, प्रेम, करुणा, आनंद, आश्चर्य न हो तो वो कविता हो ही नहीं सकता। ये कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ओके। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। कल्पना किसे कहते हैं? एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जिस मानसिक शक्ति के सहारे कवि कविता में भावोद्दीपन हेतु तत्संबंधी रूप एवं व्यापार का योजना करते हैं तथा पाठक उसे अपने मन में ग्रहण करते हैं, उसे कल्पना कहते हैं। एक कवि के लिए कल्पना का अत्यधिक महत्व है। बिना कल्पना शक्ति के कोई व्यक्ति कवि नहीं हो सकता, क्योंकि कल्पना के बल पर ही कवि रूप आदि की चित्रवत योजना करता है। इसके अभाव में कविता में प्रभावों उत्पादकता नहीं आ सकती, जो कवि का लक्ष्य होता है। अतएव एक कवि के लिए कल्पना का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
उपमा क्या है? कविता में उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है? पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उपमा का अर्थ है उप अर्थात समीप और मा अर्थात मापन। तात्पर्य यह है कि भिन्न पदार्थों में समता दिखाना ही उपमा है। यह समता रूप, गुण अथवा प्रभाव के आधार पर दिखाई जाती है। जैसे मुख चांद के समान सुंदर है, ये उदाहरण है। शिवाजी की तरह वीर थे इत्यादि। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी मनुष्य के बारे में ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, काव्य शास्त्र में उपमा का अर्थालंकार है, जो अलंकारों में सिरोल माना जाता है। कविता में उपमा का प्रयोग वर्ण, विषय से संबंधित भावना को तीव्र करने के लिए किया जाता है। जैसे मुख सौंदर्य की भावना उत्पन्न करने के लिए मुख के साथ एक अन्य सुंदर पदार्थ चांद को रख देने से सौंदर्य की भावना उद्दीप्त, जागृत एवं अत्यधिक तीव्र हो जाती है। अब यहाँ पे 4 है, आँख के लिए मीन, खंजन और कमल की उपमाएं दी जाती है। इनमें क्या क्या समानताएं हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जैसा कि आँख के लिए कवियों द्वारा प्रायः मीन, खंजन और कमल की उपमाएं दी जाती है। इनमें परस्पर लघुता, सुंदरता, मोहकता, चंचलता, कोमलता, प्रभावोत्पादकता आदि की समानताएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मानो ऊंट की पीठ पर घंटा रखा है, इस उक्ति के द्वारा लेखक ने क्या कहना चाहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कविता की परख शीर्षक निबंध के काव्य मर्मज्ञ आचार्य शुक्ल ने कविता में उपमा नियोजन के औचित्य, महत्व तथा उसकी उपयुक्तता अनुपयुक्तता पर बड़े सुविचारित रूप में प्रकाश डाला है। लेखक के मतानुसार उपमा की सार्थकता वर्ण वस्तु के अनुरूप भावनाओं को तीव्रता प्रदान करने में है। इसके लिए कवियों को आकार प्रकार की अपेक्षा प्रभाव साम्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ऐसी उपमाएं जिनसे कवि अभिप्रेत भावनाएं उद्दीप्त एवं तीव्र नहीं होती, उपेक्षणीय है। इसी संदर्भ में उन्होंने उठे हुए बादलों के ऊपर होते हुए पूर्ण चंद्रमा जैसे रमणीय दृश्य के लिए मानो ऊंट की पीठ पर घंटा रखा है जैसे अनुचित उपमा का उदाहरण देकर इसकी व्यर्थता बताई है कि यह अनुपयुक्त है, यह सही नहीं है। अतः कवि को इस प्रकार की केवल कुतूहलवर्धक उपमा योजना को बचते हुए वास्तव में भावनाओं की उद्दीप्ति में सहायक उपयुक्त उपमा देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, जौ जौन तेऊ बन बंधु बिछोहू पिता वचन मनतेऊ नाही ओहू। इस उदाहरण के द्वारा लेखक ने क्या कहना चाहा है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, हिंदी के पृष्ठ समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्पष्ट मत है कि एक सच्चा कवि मानव मन को परख लेता है। उसे यह पूरा अनुभव रहा है कि स्थिति विशेष में मनुष्य कैसा कथन करता है। इसी संदर्भ में उन्होंने अपने आदर्श कवि गोस्वामी तुलसीदास की उपयुक्त चौपाई को उद्धृत किया है। यह वस्तुतः लक्ष्मण को शक्तिवान लगने पर राम के शोक संतृप्त हृदय का सहज भावना है, जिसकी पूरी पूरी प्रशंसा करनी चाहिए। अब देखिए इसके विपरीत प्रीति वचन के परिप्रेक्ष्य में राम के चरित्र में दोषारोपण करना दरअसल अपनी हृदयहीनता और भावना शून्यता प्रदर्शित करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो जाती है। इस कथन का आशय स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा,
उपयुक्त पंक्ति का आशय है कि वाणी ही वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों को स्पष्टता के साथ व्यक्त करता है। भावों की व्यंजना की शक्ति ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करता है, अर्थात वाणी ही उसे विशिष्ट बनाते हैं। भावों को व्यक्त करने वाली सांकेतिक भाषा और आंगिक भाषा भी वाणी के साथ ही अधिक स्पष्टता पूर्वक व्यक्त हो पाती है। पात्र विशेष के भावों के प्रकटीकरण में स्पष्टता लाने के लिए ही संभवतः कवि प्रत्यक्ष कथन के साथ साथ पात्र कथन का भी प्रयोग करते हैं। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स उनको समय समय पर मिलते रहें। ओके, इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और क्लास 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी पढ़ाया जाता है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।